गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था एंजाइम का उत्पत्ति स्रोत और एंजाइम के कार्य। छठवां एंजाइम जो बताया था मैंने आपको, लाइपेज एंजाइम बताया था। और लाइपेज एंजाइम की जो उत्पत्ति हुई है वो भी उदर जठर रस से हुई है। उसका जो मेन कार्य था वो क्या था? वसाओं को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना। क्या नाम था? वसाओं को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना। तो देखिए, दो एग्जाम्पल रह गए थे। एक तो लाइपेज एंजाइम, एक दे रखा है ऑक्सीडो एक एग्जाम दे रखा था डीऑक्सी राइबो एंड राइबो न्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, डीऑक्सी राइबो एंड राइबो न्यूक्लियस एंजाइम। जो न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, सर सीधी भाषा में कह सकते हैं, जो न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं उनका कार्य क्या होता है? जो डीएनए होते हैं और आरएनए होते हैं उनको ओलिगो तथा मोनोन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करना होता है। तो देखिए, ये अपना टॉपिक चल रहा था। ये था अपने पास टॉपिक एंजाइम के कार्य एवं उद्गम स्रोत। ये अपने पास टॉपिक चल रहा था। इसके अंदर अपने पास दो एंजाइम रह गए थे। एंजाइम नंबर 6 में आपको बता रहा हूँ, जिसका नाम था लाइपेज एंजाइम। क्या नाम था? लाइपेज। देखिए, लाइपेज जो एंजाइम होता है इसका मेन कार्य क्या होता है? ये वसाएं होती हैं। वसा जो होती हैं लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ये होता है लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, इन दोनों में क्या होती हैं? टूट जाती हैं। वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल के अंदर टूट जाती है लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में। इसका जो उद्गम स्रोत होता है, लाइपेज एंजाइम का जो उद्गम स्रोत है, इसका जो उद्गम स्रोत होता है वो होता है लाइपेज एंजाइम का उदर जठर रस। क्या नाम होता है उसका? उदर जठर रस। ये इसका उद्गम स्रोत होता है। ठीक है, सातवां हम बात करते हैं। सातवें का नाम होता है न्यूक्लियस एंजाइम। एंजाइम कौन सा दे रखा अपने पास? न्यूक्लियस। ये दोनों जो एंजाइम होते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ। इनका काम क्या होता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए एंड आरएनए जो होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और जो राइबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ये न्यूक्लियस एंजाइम की प्रेजेंस में, न्यूक्लियस एंजाइम की प्रेजेंस में ओलिगो एंड मोनो न्यूक्लियोटाइड में क्या होते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। ओलिगो एंड मोनो जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनके उद्गम जो स्रोत होता है, इसका उद्गम स्रोत क्या होता है? देखिए, इसका जो उद्गम स्रोत होता है वो होते हैं अपने पास, इसका जो उद्गम स्रोत है, इसका जो उद्गम स्रोत होता है वो होता है अपने पास, देखिए, इसका जो उद्गम स्रोत होता है वो होता है आंत अग्नाशय रस। ठीक है, इनका जो उद्गम स्रोत होता है वो क्या होता है? आंत अग्नाशय रस। ठीक है, ये अपने पास रखा है इनके उत्पत्ति स्रोत। अब आगे हम बात करते हैं एंजाइम के कार्य। एंजाइम के कार्य या एंजाइम के गुणधर्म, एंजाइम के कार्य एवं गुणधर्म। एंजाइम के कार्य या गुणधर्म क्या होते हैं? देखिए, एंजाइम के कार्य एवं गुणधर्म, सबसे पहले बात करते हैं कि एंजाइम जो होते हैं, पहला जो इनका कार्य दे रखा है, पहला जो इनका कार्य है वो क्या है? देखिए, पहला जो कार्य होता है कि जितने भी एंजाइम होते हैं ये क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। और ये जो एंजाइम होते हैं क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं, इनको आप जल के अंदर या जो लवणों का जलीय विलयन होता है उसके अंदर आसानी से क्या हो जाते हैं? डिजोल्व हो जाते हैं। आसानी से क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। एंजाइम क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। ये जलीय विलयन या लवणों का जो जलीय विलयन होता है उसमें आसानी से क्या हो जाते हैं? डिजोल्व हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं सेकंड, अपने पास रखा है सेकंड क्या होता है?
जितने भी एंजाइम्स होते हैं इनका अणुभार क्या होता है, उच्च होता है। जितने भी जो एंजाइम्स होते हैं इनका अणुभार उच्च होता है। इनका जो अणुभार होता है वो लगभग 10,000 से अधिक होता है। अणुभार जो होता है 10,000 से अधिक होता है। तीसरा हम बात करते हैं एंजाइम की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। एंजाइम कोलॉइडल प्रकृति के होते हैं, कोलॉइडल नेचर के होते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो कोलॉइडल नेचर के होते हैं, कोलॉइडी प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं, कोलॉइडी प्रकृति के। आगे हम बात करते हैं कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं एंजाइम्स के लिए जो अनुकूलतम ताप होता है, एंजाइम्सों के लिए जो अनुकूलतम ताप होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। और इनके लिए जो अनुकूलतम पीएच होती है वो 6 से लेकर 8 तक होती है। अनुकूलतम जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 6 से लेकर 8 तक होती है। इस पीएच पर एंजाइम की जो सक्रियता होती है वो क्या होती है, सर्वाधिक होती है। एंजाइम की जो सक्रियता होती है वो क्या होती है, सर्वाधिक होती है। आगे मैं बात करता हूँ। ठीक है। एंजाइम की अनुकूलतम पीएच कितनी होती है, 6 से 8 होती है। और अनुकूलतम जो ताप होता है कितना होता है, 25 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 25 से 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 25 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे हम बात करते हैं। ठीक है। एंजाइमों की जो सक्रियता होती है, एंजाइमों की जो सक्रियता होती है, ठीक है, एंजाइमों की सक्रियता कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थों की प्रेजेंस में क्या हो जाती है, घट जाती है। एंजाइम की जो सक्रियता है, ठीक है, एंजाइम की जो सक्रियता होती है, एक तो होते हैं कार्बनिक पदार्थ और सेकंड होते हैं अकार्बनिक पदार्थ। इन दोनों की प्रेजेंस में एंजाइम की जो सक्रियता होती है वो क्या होती है, कम होती है। आगे हम बात करते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स की प्रेजेंस में किसी जैव रासायनिक अपक्रिया की जो सक्रियण ऊर्जा होती है बहुत कम होती है। मैं क्या हो रहा हूं, सक्रियण जो ऊर्जा होती है एंजाइमों की प्रेजेंस में, जो सक्रियण ऊर्जा होती है उसका मान बहुत कम होता है। सक्रियण जो ऊर्जा होती है वो बहुत कम होती है। और सक्रियण ऊर्जा और अपक्रिया वेग के मध्य व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। या सक्रियता और सक्रियण ऊर्जा के मध्य व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। देखिए सक्रियण ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है अपने पास क्या, सक्रियण ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती होती है अपक्रिया का वेग, अपक्रिया का वेग। एंजाइमों की प्रेजेंस में सक्रियण ऊर्जा का मान बहुत कम होता है, इसलिए अपक्रिया का वेग क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो आपकी बुकों में लिखा हुआ है कि एंजाइम की प्रेजेंस में किसी रासायनिक अपक्रिया की अपक्रिया दर, अपक्रिया दर या अपक्रिया का जो वेग होता है वो 10 की घात 20 गुना बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 20 गुना बढ़ जाता है, 20 गुना बढ़ जाता है। लास्ट अपने पास दे रखा है कि जो एंजाइम्स होते हैं जैव रासायनिक अपक्रियाओं में उत्प्रेरकों के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो किसकी तरह कार्य करते हैं, उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह कार्य करते हैं, उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। ठीक है। ये तो बात हो गई अपने पास एंजाइमों के कार्य या गुणधर्मों के बारे में। मैंने आपको पहला बताया कि एंजाइम क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं जो जल या लवणों का जो जलीय वृंद होता है उसके अंदर क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, विलेयशील होते हैं। अगला मैंने बताया था कि इनका जो अणुभार होता है वो क्या होता है, 10,000 से अधिक होता है। इनका जो अणुभार होता है वो 10,000 से अधिक होता है। इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, कोलॉइडी प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति के होते हैं, ये कोलॉइडल नेचर के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं, कोलॉइडी प्रकृति के होते हैं। इनका जो अनुकूलतम ताप होता है 25 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अनुकूलतम जो पीएच होती है वो 6 से 8 होती है। अनुकूलतम जो पीएच होती है वो 6 से 8 होती है। आगे हम बात करते हैं एंजाइमों की जो सक्रियता होती है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की प्रेजेंस में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे हम बात करते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं एंजाइम्सों की प्रेजेंस में सक्रिय ऊर्जा का मान बहुत कम हो जाता है। इसलिए जितनी भी जैव रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं उनका जो अपक्रिया वेग होता है वो लगभग 10 की घात 20 गुना बढ़ जाता है। अगला मैंने आपको बताया था कि जो एंजाइम्स होते हैं जैव रासायनिक अपक्रियाओं के अंदर उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह कार्य करते हैं, उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं
एंजाइम्स की क्रियाविधि। एंजाइम्स की क्रियाविधि देखिए, एंजाइम्स जैव रासायनिक अपक्रियाओं के अंदर किस तरीके से कार्य करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, एंजाइमों की क्रियाविधि। एंजाइमों की क्रियाविधि कि एंजाइम किस तरीके से कार्य करते हैं। अब देखिए, एंजाइम की जो क्रियाविधि होती है किस तरीके से कार्य करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि एंजाइमों की प्रेजेंस में किसी भी जैव रासायनिक अपक्रिया की सक्रिय ऊर्जा का मान क्या होता है, बहुत कम बढ़ जाता है, जिससे वो जैव रासायनिक अपक्रियाओं का अपक्रिया दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन एंजाइम जैव रासायनिक अपक्रियाओं के अंदर किस तरीके से कार्य करते हैं। तो देखिए, इस क्रियाविधि के 4 स्टेप्स होते हैं। इसकी क्रियाविधि के 4 स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स नंबर 1, स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या होता है, सर्वप्रथम कोई एंजाइम है, ये क्या है, एंजाइम ये अपक्रिया करता है सबस्ट्रेट के साथ, किसी क्रियाधार के साथ क्या करता है, अपक्रिया करता है, और अपक्रिया करके क्या बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल। क्या बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल। क्या बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल। इसका नाम होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है। स्टेप सेकंड देखिए, स्टेप सेकंड में क्या होता है कि ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है, ये तुरंत एक मध्यवर्ती के अंदर टूट जाता है। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, ये किसी मध्यवर्ती आय के साथ अपक्रिया करता है और अपक्रिया करके क्या बनाता है, एंजाइम मध्यवर्ती। क्या बनाता है, एंजाइम मध्यवर्ती। क्या बनाता है, एंजाइम मध्यवर्ती। इसको कहते हैं एंजाइम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। इसका नाम होता है एंजाइम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स हो गया। अगले स्टेप में क्या होता है, स्टेप थर्ड देखिए, ये जो अपने पास एंजाइम इंटरमीडिएट जो कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है, ये तुरंत किस में कन्वर्ट होता है, ये कैसा होता है, अनस्टेबल। अनस्टेबल होता है, ये तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ये एंजाइम इंटरमीडिएट जो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, किस में कन्वर्ट होता है, तुरंत एंजाइम प्रोडक्ट के अंदर। एंजाइम प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, इसमें से जो आई होता है, इंटरमीडिएट जो होता है वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है और क्या बन जाता है, एंजाइम प्रोडक्ट। अगले स्टेप में क्या होता है कि ये जो एंजाइम प्रोडक्ट बना है, ये तुरंत क्या होता है, टूट जाता है, तुरंत क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है और किस में कन्वर्ट होता है, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। किस में कन्वर्ट होता है, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। ये एंजाइम और ये क्या अपने पास प्रोडक्ट। ये क्या होता है अपने पास, एंजाइम, और ये क्या होता है अपने पास, प्रोडक्ट। इसमें आई का मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट मध्यवर्ती बोलते हैं। सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम इस तरीके से जैव रासायनिक अपक्रियाओं के अंदर अपना कार्य करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि एंजाइम सर्वप्रथम सबस्ट्रेट के साथ अपक्रिया करता है, क्या बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है तुरंत मध्यवर्ती संकुल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स के अंदर। एंजाइम इंटरमीडिएट जो कॉम्प्लेक्स होते हैं अनस्टेबल होते हैं, तुरंत किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट के अंदर। इस प्रोडक्ट का तुरंत क्या हो जाता है, वियोजन हो जाता है, एंजाइम अलग हो जाते हैं, प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं। एंजाइम पुनः जैव रासायनिक अपक्रियाओं के लिए क्या करते हैं, कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि एंजाइमों की क्रियाविधि किस तरीके से प्रोसीड होती है। अब आगे हम बात करते हैं, चौथा जो अपने पास जैविक अणु दे रखा है उसका नाम होता है न्यूक्लिक एसिड। चौथा कौन सा होता है अपने पास, न्यूक्लिक एसिड। चौथे का नाम होता है केंद्रक।
चौथे क्या नाम होता है? न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम होता है? न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। जितनी भी जीवित कोशिकाएं होती हैं उनका क्या होता है? केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, क्या होती है? न्यूक्लियोप्रोटीन। और न्यूक्लियोप्रोटीन में क्या होते हैं? न्यूक्लिक जो एसिड होते हैं वो प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में प्रेजेंट होते हैं। और कोशिकाओं का क्या होता है? एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। दोबारा सुनिए मैंने क्या बताया। कोई जो कोशिका होती है, कोशिका का क्या होता है? ये माना कि केंद्रक दे रखा है। क्या दे रखा है? ये माना कि कोशिका का केंद्रक दे रखा है। कोशिकाओं का जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर होती है न्यूक्लियोप्रोटीन, और न्यूक्लियोप्रोटीन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियो एसिड। मैंने आपको बताया कोशिका का क्या होता है? केंद्रक, हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। केंद्रक के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन्स। ठीक है, और जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स होती है इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और न्यूक्लिक जो एसिड होता है प्रोटीनस भाग होता है जिसे कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या कहते हैं इसको? प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है और जीवों के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। लेकिन न्यूक्लिक एसिड होते क्या है? न्यूक्लिक जो एसिड होते हैं, कोशिकाओं का क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक में क्या होते हैं? गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्रों में जो आनुवांशिक कूट होते हैं, और आनुवांशिक कूटों पर जो जीन्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड के। किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड। तो सुन लीजिए न्यूक्लिक एसिड का मेन कार्य क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड का जो मेन कार्य होता है, जितने भी सजीव होते हैं, सजीवों में जो पैतृक गुण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने के लिए कोशिकाओं के अंदर क्या होते हैं? कोशिकाओं का जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों पर क्या पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं। और जो जीन्स होते हैं पैतृक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो मेन कार्य क्या होता है न्यूक्लिक एसिड का? न्यूक्लिक एसिड का मेन कार्य होता है कोशिकाओं का जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्रों पर क्या पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं। जो जीन्स होते हैं पैतृक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया? जीन्स का मेन कार्य क्या होता है कि कोशिकाओं का जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्या होते हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्रों पर क्या पाए जाते हैं? जीन्स। जीन्स का मेन कार्य होता है पैतृक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। इसके अलावा जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं इनका इसके अलावा और कार्य क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्या काम करना? प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लिक जो एसिड होते हैं प्रोटीन संश्लेषण का कार्य भी करते हैं, प्रोटीन का निर्माण भी करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक जो एसिड्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं। देखिए दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? दो प्रकारों में पहला जो प्रकार होता है वो होता है डीएनए। डीएनए का जो फुल नेम होता है वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, सेकंड जो होता है वो होता है आरएनए, और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जो डीएनए होता है, डीएनए अधिकांशतः कहाँ मिलता है? कोशिकाओं के केंद्रक। कहाँ पाया जाता है अधिकांशतः? केंद्रक के अंदर। कहाँ मिलता है? केंद्रक के अंदर। अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा में जो कोशिका द्रव होता है साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर दो ऑर्गन्स होते हैं। एक ऑर्गन तो होता है देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और सेकंड जो होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, इन दो के अंदर भी अल्प मात्रा में क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आरएनए। आरएनए जो होता है मुख्य रूप से किसके अंदर पाया जाता है? आरएनए जो होता है मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म मिलता है। मुख्य रूप से किससे मिलता है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अल्प मात्रा में किसके अंदर पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर मिलता है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। डीएनए जो होता है, डीएनए का फुल नेम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल नेम क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो होता है मुख्य रूप से केंद्रक के अंदर पाया जाता है, अल्प मात्रा में साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर दो ऑर्गन्स होते हैं, एक का नाम तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरे का क्या नाम होता है? क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर अल्प मात्रा में पाया जाता है। ये जो आरएनए होता है मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म के अंदर, और अल्प मात्रा में किसके अंदर पाया जाता है? न्यूक्लियस या केंद्रक के अंदर मिलता है। इस तरीके से मैंने आप न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन बताई। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड वे कार्बनिक अणु होते हैं जो पैतृक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं? कोशिकाओं का जो केंद्रक होता है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्रों पर क्या पाए जाते हैं? जीन्स। और जो जीन्स होते हैं किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड के। उनका मेन कार्य क्या होता है? कि पैतृक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। डीएनए का फुल नेम आना चाहिए, आरएनए का फुल नेम आना चाहिए, ठीक है। कल मैं आपको बताऊंगा डीएनए आरएनए का संगठन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए ऑफ आरएनए। थैंक यू।